तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, और ये टॉपिक होगा हमारा क्या, स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। क्या इस डिस्कस करेंगे, ये है जो हमारा टॉपिक है स्टाइकियो, ठीक है, मैट्री ऑफ रिएक्शन। आज हमारा ये टॉपिक है स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। तो देखो बच्चों, ये होता क्या है स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एक क्वांटिटी का जो रिलेशन है, समझ गए बच्चों, कि जो रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इनकी क्वांटिटीज का जो एक रिलेशन है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। समझ गए बच्चों, कि हम कह सकते हैं ये है कि क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन, ठीक है, quantities of reactant and products is called stoichiometry of reaction। समझ गए बच्चों, तो ये है इसकी डेफिनेशन। स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन मींस किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, उनकी क्वांटिटी का जो एक क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है बच्चों, उसी को हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखें कि इट इज बेस्ड ऑन, ठीक है, लॉ ऑफ, एक लॉ आएगा बच्चों, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। किस पे डिपेंड है बच्चों, केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। अब आता है कि ये है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, समझ गए ना। अब ये लॉ देखो कि इसमें क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कि आपने देखा होगा कि इस लॉ में ये बोला गया कि कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स रिएक्शन करते हैं और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनके इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होते हैं। समझ गए बच्चों, कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होंगे और जो प्रोडक्ट्स होंगे, उनके इक्विवेलेंट बराबर होंगे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। समझ गए बच्चों, तो हम इसको डिफाइन कर लें कि वह, ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन, समझ गए बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन द इक्विवेलेंट, ठीक है। अभी हम आते हैं इसका कि इसको कैसे निकालते हैं, द इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। समझ गए बच्चों, कि जितने भी इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, बल्कि हम इसको ऐसे लिखें कि इन केमिकल रिएक्शन द इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट्स which reacts and equivalent of products, ठीक है, which are formed और इक्वल। समझ गए बच्चों, कि ये क्या होंगे, कि जो इक्विवेलेंट बन रहे हैं और जो क्या हो रहे हैं, रिएक्टेंट के लग रहे हैं और इक्वल। ये है इसका लॉ। समझ गए बच्चों, कि इन केमिकल रिएक्शन द इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट व्हिच रिएक्ट्स एंड इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट व्हिच आर फॉर्म्ड आर इक्वल। ये है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। मतलब एक रिएक्शन में जितने इक्विवेलेंट किसके यूज होंगे बच्चों, एक रिएक्टेंट के जस्ट उतने ही रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट होंगे और उतने ही इक्विवेलेंट किसके बनेंगे बच्चों, प्रोडक्ट के। यही है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। सपोज हम यहाँ कहें कि ये है हमारे पास
N1A plus N2B gives N3C plus N4D। तो मैं ये कहूँ कि अगर इनके इक्विवेलेंट बराबर लिए जाएं तो हम ये कहेंगे कि इक्विवेलेंट। अब आता है कि आपको पहले ये बता दूं कि इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, फिर हम उसको इस तरह से। अब देखो बच्चों, इक्विवेलेंट अगर हमें किसी का निकालना है, इक्विवेलेंट ऑफ स्पीसीज, समझ गए ना, तो कई ऐसे रिलेशंस हैं यहाँ पर हम लेंगे। एक तो होता है मोल ऑफ स्पीसीज, अब चाहे वो रिएक्टेंट हो बच्चों चाहे प्रोडक्ट हो, अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, कि एक तो मोल ऑफ स्पीसीज अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एक तो ये फॉर्मूला है। या फिर ठीक है, मास ऑफ स्पीसीज ऐसे निकाल सकते हैं। तो मैं इसको मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मान लो nx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मास ऑफ स्पीसीज ग्राम में ले लें बच्चों, अपॉन में क्या कर दो आप, मॉलिक्यूलर मास मींस m, ठीक है, इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, इससे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ W है, ये M है, और ये तो NX था, तो ये फॉर्मूला भी बन जाएगा क्या, W अपॉन M इंटू NX। ठीक है, या फिर एक और होता है रिलेशन मास ऑफ स्पीसीज, समझ गए बच्चों, जो कि हमने W ली है अपॉन में इक्विवेलेंट, ठीक है, मास ऑफ स्पीसीज, जिसे हम E से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक तो ये है, मीन्स ये हो जाएगा W अपॉन E। या फिर एक और रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी, मीन्स N इंटू वॉल्यूम, ml में ले लें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो भी आपका उसका सॉल्यूशन है, अपॉन में 1000। तो ये रिलेशन है बच्चों इक्विवेलेंट ऑफ स्पीसीज निकालने के। तो ध्यान रखें कि इसमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में ये बोला गया है कि इक्विवेलेंस बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर ऐसे ले लें, ये हमारे पास एक रिएक्शन है N1A प्लस, ठीक है, N2B गिव्स N3C प्लस N4D। ठीक है, मैं इसको और इस तरह से लिख दूँ थोड़ा यहाँ पे। तो देखो, आपको इक्विवेलेंस निकालना है, तो ये था N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N4D। तो यहाँ पर अगर हम इक्विवेलेंट लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास Na अपॉन N1, तो ये हो जाएगा बच्चों Nb अपॉन N2, तो ये इक्वल होगा Nc अपॉन N3, तो ये होगा Nd अपॉन N4। ठीक है, या फिर मोल ना लेके, मोल तो समझते हो ना, W अपॉन M इंटू N1 ऐसा भी लिख सकते हैं, W अपॉन M इंटू मतलब WA अपॉन MA, WB अपॉन MB, और यहाँ N2 इक्वल टू, यहाँ पर भी हम इसी तरह से मास ले लें इनका, तो ये हो जाएगा WC अपॉन MC इंटू N3 इक्वल टू WD अपॉन MD इंटू N4। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनके मोल्स या उनके मास के बेस पर, यहाँ पर जो M है बच्चों, ये है क्या, मोलर मास, समझ गए ना। W तो हो गई अमाउंट, अमाउंट ऑफ स्पीसीज जिसकी भी आप ले रहे हैं। या एक और रिलेशन होता है W अपॉन E, ये किसके लिए, A, तो W अपॉन E ये किसका हो जाएगा, B, तो W अपॉन E ये हो जाएगा C, तो W अपॉन E ये हो जाएगा D। तो या तो आप N मोल्स का रिलेशन ले लें, या इस तरह से इक्विवेलेंट का रिलेशन ले सकते हैं, या NB अपॉन ये हो गया 1000। अगर हम मिली इक्विवेलेंट के बेस पे लिखेंगे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं A इक्वल टू W, ठीक है, या ये हो जाएगा NB अपॉन 1000, ये हो जाएगा A का,
तो NV अपॉन 1000 ये हो जाएगा बच्चों B का, तो NV अपॉन 1000 ये हो जाएगा C का, तो NV अपॉन 1000 ये है D का। तो ये इस तरह से अगर हमें केमिकल इक्विवेलेंस का रिलेशन लेना है तो इक्विवेलेंट आपको इक्विवेलेंट ऑफ स्पीसीज इस तरह से लिख के और कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें अभी लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया मैंने, सिर्फ ये बताया है कि अगर एक स्पीसीज के इक्विवेलेंट पता है तो दूसरे के हम कैसे निकाल सकते हैं। समझ गए बच्चों? इसी बेस पर हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। देखो जैसे मैंने कहा आपको कि एक एग्जांपल है कि 3 ग्राम ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद, ठीक है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो लिखा है कि हाउ मैनी मोल्स, हाउ मैनी ग्राम्स of O2 used and water formed। ठीक है कि अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है और एक्सेस में ऑक्सीजन ली गई है तो ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स बनेंगे और वाटर कितना फॉर्म्ड होगा। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। समझ गए बच्चों? अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि NH2 अपॉन 2 कर दोगे इक्वल्स टू NO2 अपॉन 1 NH2O अपॉन 2 कर देंगे। यही करेंगे ना? ये किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। किसके अनुसार लिख दिया बच्चों आपने इसको? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, बस अब आप इसको आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको NH2 पहले निकाल लेने हैं। तो आपके पास 3 ग्राम है और ये है, तो ये हो गया 1.5। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर अब आप देखो कि जो H2 है ना, इसका हो जाएगा 1.5 अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ अगर हम O2 की बात करें तो NO2 अपॉन 1 ये हो गया बच्चों। तो हमारे पास O2 के जो मोल्स निकला है पहले ये हो गए 0.75। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों? 0.75 मोल। अगर मास की बात करें कि O2 का मास कितना होगा तो 0.75 इंटू कितना कर देंगे हम? 32। तो ये आ जाएगा 24 ग्राम। मीन्स यहाँ पर जो ऑक्सीजन यूज हुई कितने ग्राम से बच्चों रिएक्शन करने के लिए? 3 ग्राम से। समझ गए ना? तो इस 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करने वाला जो ऑक्सीजन है वो कितना लगेगा? 24 ग्राम। तो ये तो अमाउंट निकाल दी हमने। अब देखो ठीक इसी तरह से यहाँ लिखा आपने NH2 अपॉन 2 इक्वल टू NH2O अपॉन 2। तो इस तरह से NH2O इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? तो अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो 2 इंटू 1.5 ये किसके? हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट अपॉन 2, तो ये हट गए तो 1.5 मोल आ गए आपके पास। अब WH2O कितना हो जाएगा? तो हम लिखेंगे 1.5 इंटू 18 मीन्स ये हो जाएगा 27 ग्राम। तो आप लगा लो कि इस तरह से आपने दोनों की कैलकुलेशन कर दी। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो WH2 था जब 3 ग्राम यूज हुआ तो O2 का जो मास यूज हुआ वो 24 ग्राम यूज हुआ। तो W जो वाटर है वो कितना बन गया बच्चों? 27 ग्राम, जो कि ये देख रहे हैं आप लॉ ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि इतने ग्राम ये है हाइड्रोजन और 24 ग्राम ऑक्सीजन, तो 27 ग्राम तो बनेगा ही वाटर। वैसे भी निकलाया, इस तरह से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन समझ में आई बात? ठीक इसी तरह से लिखा है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि आपको कितना ग्राम कि ये है रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन था हमें कि इफ 34 ग्राम, ठीक है, NH3 फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है बच्चों, तो देन हाउ मैनी मोल्स या हाउ मैनी मोल्स
and grams of H2 and N2 formed। ये है, समझ गए बच्चों कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं। अगर 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है तो कितना ग्राम हाइड्रोजन लगेगा और कितना ग्राम नाइट्रोजन। तो हम यहाँ लिखेंगे N2 plus 3H2 gives 2NH3। तो यहाँ हमारे पास N2/1 is equal to N, H2/3 is equal to N, NH3/2। यही हो गया ना इक्विवेलेंट। तो ये हमने किसके अनुसार लिख दिया बच्चों? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो, पहले आप अमोनिया के मोल्स निकालो कि कितने होंगे। तो आपके पास है 34 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है 17, 2 मोल हो गए। कितने मोल हैं? 2 मोल। अब हम एक एक करके कंपेयर करें। NNH3/2 is equal to NH2/3। समझ गए बच्चों? तो NH2 is equal to कितना हो जाएगा? 3। ये हो गया मोल्स ऑफ NH3। किसके? यहाँ पर आपने देखा कि NH3 ये हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो गया 3 × 2/2। तो ये इस तरह से आपने देखा 3 मोल। समझ गए ना? तो इस तरह से जो NH2 लगेगा वो कितना लगे बच्चों? 3 मोल। एक तो ये, और WH2 is equal to 3 × 2 ग्राम, तो हो गया 6 ग्राम। तो इस तरह से ये निकल आया हमारा H2 का मास। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक इसी तरह से फिर आप कंपैरिजन करो। NH3/2 is equal to NN2/1। तो NN2 is equal to 2/2 मीन्स 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो N2 के मोल हैं वो है 1 मोल। समझ गए बच्चों? ये कितना लगा? 1 मोल। और अगर आपसे कहा जाए कि अमाउंट को कैलकुलेट करके बताओ कि ग्राम में कितना लगेगा बच्चों, तो WN2 is equal to हो जाएगा 1 × 28 मीन्स 28 ग्राम। तो इतने ग्राम N2 होगा, और बाकी इस तरह से हमारा कैलकुलेशन हुआ। यहाँ तक बात क्लियर है? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, इस तरह से आपने तीनों का मास कैलकुलेट कर लिया। अब आपके पास कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है, अब मान लो मैंने कहा ये रिएक्शन है, तीसरा क्वेश्चन है कि H2 प्लस, ठीक है, Cl2 गिव्स 2HCl। अगर ये हम ये कहें कि ठीक है हाइड्रोजन गैस यूज हो रही है 5.6 लीटर, तो ये कितना होगा और ये कितना होगा? समझ गए ना? तो बस फिर वही हम रूल लगाएंगे, H2/1 is equal to NCl2/1 is equal to NaCl/2। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर पहले हम NH2 ले लें, तो हमारे पास है 5.6/22.4 मीन्स 1/4 मीन्स 0.25 मोल। इतने मोल है हमारे पास किसके बच्चों? हाइड्रोजन के। तो अब आप लगा लो कि NH2/1 is equal to NCl2/1, तो NCl2 is equal to 0.25 मोल। ठीक है, तो ये हो गए इसके मोल। और ग्राम में चेंज करना है तो ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं कि WCl2 कितना होगा, तो 0.25 × 71। इससे आप ये निकाल सकते हैं। अब आता है कि NH2/1 is equal to NaCl/2, तो NaCl is equal to 2 × NH2 मीन्स 0.25 × 2, तो ये हो गया 0.50 मोल। बाकी अगर WHCl निकालना है तो 0.50 × HCl का मोलर मास 36.5। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं कितने ग्राम आपको HCl मिले। तो ऐसे मोल किसी भी फॉर्म में दिए जा सकते हैं बच्चों। मोल ग्राम में दे, मतलब आपको अमाउंट दे रखी है तो मोल में चेंज कर लो, वॉल्यूम में, पार्टिकल्स में, किसी में भी हो, पहले आप उसको मोल में चेंज करो और फिर स्टोइकियोमेट्री का रिलेशन लगाओ। देखो ये रिलेशन जो मैंने आपको बताए, ये रिलेशन केवल तभी वैलिड है, समझ गए बच्चों, जब आपको किसी भी रिएजेंट की 2 रिएजेंट या 2 रिएक्टेंट जो दे रखे हैं उनमें अमाउंट अलग अलग नहीं बताई गई, किसी एक की दे दी गई है, बाकी की कैलकुलेट कर रहे हो आप।
लेकिन अब हम ऐसे भी रिलेशन में आएंगे जहां पर बच्चों आपको रिएक्टेंट्स की अमाउंट, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं तब उनकी अलग अलग अमाउंट्स बता दी जाएंगी, स्टोइकियोमेट्री के अनुसार नहीं होती, तब हमें एक लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला लगाना होगा। तो एक रिलेशन बताता हूं, ठीक है, रिलेशन ऑफ स्टोइकियो, ठीक है, मेट्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिलेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन when moles of, ठीक है, moles of different reactants given। समझ गए बच्चों कि हमें रिएक्टेंट्स जो दे रखे हैं उनके मोल्स गिवन हैं, तो अब आपको रिलेशन लेना है स्टोइकियोमेट्री का। तो ध्यान रखें कि इफ reaction contains 2 or more, समझ गए ना, reactants and given mass or moles of reactants, then स्टोइकियोमेट्री होगी बच्चों। फिर अब यहाँ पर देन स्टोइकियोमेट्री गिवन बाय, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। ये है कि अगर रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं और उनके मोल्स या उनकी मास बता दिए गए हैं, तो आपको फिर स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन जो है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री गिवन बाय लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री जो है बच्चों उसको आपको लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट से देनी होगी। तो पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है ये, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या होता है कि जैसे आपको किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो 2 रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं मिनिमम, उनके मोल्स बता दिए गए, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर रिएक्शन को हम जैसे पहले कॉन्सेप्ट में लगा रहे थे तो उसमें एक का मालूम था, दूसरे का हमें निकालना था, तीसरे का निकालना था। इसमें आपको 2 रिएक्टेंट के मोल्स दे दिए गए। अब वो मोल्स में से एक मान लो उनकी स्टोइकियोमेट्री के अनुसार रिएक्शन करेंगे तो दूसरे के भी रिएक्शन करेंगे स्टोइकियोमेट्री के अनुसार, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों के बराबर इक्विवेलेंट दिखाई दे रहे हों उस रिएक्शन में। तब हमें क्या करना होता है, ऐसे में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। मींस जो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री है टोटली डिपेंड अपॉन स्टोइकियोमेट्री, या कहें कि हम मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो लिमिट पहले तो इसको डिफाइन कर दूं कि ये कहलाते हैं द रिएक्टेंट, समझ गए बच्चों, द रिएक्टेंट स्पीसीज हुज टोटल अमाउंट और मोल्स, समझ गए बच्चों, मोल्स और कंज्यूम्ड इन केमिकल रिएक्शन। समझ गए बच्चों कि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है कि रिएक्टेंट स्पीसीज जिसके टोटल जो अमाउंट है या मोल्स हैं रिएक्शन में क्या हो जाते हैं बच्चों, कंज्यूम्ड हो जाते हैं, उसे बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ गए ना, ठीक है। तो ये है। अब यहां पर ध्यान रखें कि जो मोल्स हैं कि 10, ठीक है, इक्विवेलेंस ऑफ जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा बच्चों, कौन, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, इक्विवेलेंस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, समझ गए ना। डिटरमाइन दी, ठीक है, इक्विवेलेंस ऑफ प्रोडक्ट and equivalence of
अदर एक्सिस रिएजेंट मीन्स रिएक्टेंट। और अब यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर इक्विवेलेंस, समझ गए बच्चों, इक्विवेलेंस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू यूज्ड इक्विवेलेंस ऑफ other reactant equals to equivalence of products। ये ध्यान रखना है कि जितने इक्विवेलेंस लिमिटिंग रिएजेंट के यूज होंगे उतने ही यूज्ड अदर रिएक्टेंट के होंगे, उतने ही इक्विवेलेंस प्रोडक्ट्स के बनेंगे बच्चों। ये बात तो समझ गए। और मैंने आपको इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला बताया था, इक्विवेलेंट ऑफ, ठीक है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन, या हम इसका ले लें मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ, समझ गए बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट अपॉन मोलर मास इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये और यहां बता दूं कि रिएक्टेंट हुज, ठीक है, इक्विवेलेंट लोवेस्ट, ठीक है, विल बी लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ रिएक्शन। समझ गए बच्चों कि रिएक्टेंट जिसके इक्विवेलेंट क्या हो, सबसे लोवेस्ट होंगे, वही क्या होगा, उस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और एक चीज और है कि अदर, ठीक है, रिएक्टेंट हुज, ठीक है, मास और मोल लेफ्ट आफ्टर, समझ गए बच्चों, रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सिस रिएजेंट। समझ गए ना। तो इस तरह से ये है। और अगर आपको लेफ्ट मोल निकालना है, लेफ्ट इक्विवेलेंट, समझ गए बच्चों, ऑफ एक्सिस रिएजेंट, तो ये हो जाएंगे टोटल इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ एक्सिस रिएजेंट, इसको जोड़ में से, और यहाँ पर किसको माइनस कर देना बच्चों, इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसे करना। तो आपको लेफ्ट इक्विवेलेंट ऑफ एक्सिस रिएजेंट के पता चल जाएंगे। तो ये है हमारा, जब हमें लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पर कोई भी कैलकुलेशन करनी है। समझ गए बच्चों। तो इस तरह से हमें लेना है। देखो एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे लिखा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन एंड 29 ग्राम ऑक्सीजन, समझ गए, यूज्ड इन रिएक्शन, ठीक है, विच गिव वाटर, ठीक है। कैलकुलेट मास ऑफ फॉर्म्ड वाटर, कि 3 ग्राम हाइड्रोजन और 29 ग्राम ऑक्सीजन यूज्ड हुआ रिएक्शन में, और अगर इसमें वाटर बन रहा है तो बने हुए वाटर का मास क्या होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपने रिएक्शन लिख ली, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो आप, हम जानते हैं कि इसमें लिखेंगे NH2 अपॉन 2 इक्वल टू NO2 अपॉन 1 इक्वल टू NH2O अपॉन क्या 2। यहाँ पहले हम NH2 देखें तो 3/2 मीन्स 1.5। इक्विवेलेंट निकाल लें हम,
तो ये हो जाएगा 1.5 अपॉन में कितना कर देंगे हम 2, समझ गए ना। तो ये आ गया 0.75। जस्ट ऐसे ही NO2 लेंगे 29 अपॉन 32, तो ये आएगा 0.90। फिर हम इक्विवेलेंस में बदलें इसको, इक्विवेलेंट देखें तो ये हो जाएगा 0.90/1, तो 0.90। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आप लिखोगे 10, ठीक है। H2 इज क्या है बच्चों, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। एंड O2 इज एक्सिस रिएजेंट। ये दो चीज तो आपको पता चल गई कि H2 यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखोगे NH2 अपॉन 2 इक्वल टू, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि हमें वाटर के ही तो निकालना है, तो NH2O/2 मीन्स ये क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएंगे इक्विवेलेंट ऑफ किसके बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो ये कौन है हमारे पास यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट, H2। तो ये है NH2O अपॉन 2 इक्वल टू 0.75। तो NH2O इक्वल टू 0.75 इंटू 2, तो NH2O इक्वल टू 1.5 मोल। तो हम आ जाते हैं कि इसकी अमाउंट कितनी हुई वाटर की, तो 1.5 इंटू, अब आपको यहाँ 2 कर देना है, तो ये हो जाएगा 27 ग्राम। ये हो गया यहाँ तक। तो वाटर की अमाउंट आपने निकाल ली इतने ग्राम। अब यहाँ पर है कि लेफ्ट अमाउंट, समझ गए बच्चों, ऑफ O2 मीन्स एक्सिस रिएजेंट। तो आपने देखा कि लेफ्ट इक्विवेलेंट कितने होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ O2 माइनस इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, यही करेंगे ना। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 0.90, यूज हुए 0.75, तो बचा 0.15। तो ये आ गया क्या, इक्विवेलेंट ऑफ O2। अब आप इसको किस में चेंज करना है, WO2 अपॉन, ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसके मास को ले लें, तो यहाँ पर हो गया, या हम पहले इसको इक्विवेलेंट में ही निकाल लें, तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्विवेलेंट आ गई है। तो W अपॉन 32 इंटू 1 इक्वल टू 0.15, तो W इक्वल टू 0.15 इंटू 32, जो लगभग 0.6 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो कि ये हो जाएगा 0.15, ठीक है, इंटू 32, तो ये हो गया 4.8 ग्राम, ठीक है। मीन्स ये बचेगा। तो यहाँ बात क्लियर है आपकी कि कितना ग्राम ऑक्सीजन लिया गया था बच्चों, 29 ग्राम, और उसमें से आपने देखा इसका कितना 24 ग्राम यूज हो चुका है। तो लगभग ये आ रहा है, ठीक है, 0.48 ग्राम, सॉरी 4.8, अप्रोक्सीमेट 5 ग्राम, ठीक है। अच्छे से इक्विवेलेंट पूरे निकाले होते मैंने तो 0.90 कुछ और आगे तक जाएगा नंबर। तो इस तरह से आपने रिएक्शन में देखा। अब आप किसी भी रिएक्शन को ले लो, जैसे यहाँ लिखा है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ठीक है। ये है 11.2 लीटर और ये है 22.4 लीटर। तो ये कितना होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, NH2, तो हम लिखेंगे 11.2 अपॉन 22.4, तो आपने देखा 0.5 मोल आ गया है ना। अगर NH2 अपॉन 1 इक्वल टू देखें तो 0.5। ठीक इसी तरह से ये क्या हो गया बच्चों, इक्विवेलेंस ऑफ H2। ठीक इसी तरह से NCl2 देखो तो 22.4 अपॉन 22.4 तो आ गया 1। तो इसके भी इक्विवेलेंस निकालें हम, Cl2 अपॉन 1 इक्वल टू 1, तो ये हो गया इक्विवेलेंट ऑफ Cl2। तो यहाँ पर ये क्या हो गया बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो गया यहाँ पर, ये लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या है, एक्सिस रिएजेंट। ओके, अब हम एक एक करके देखते हैं कि किसकी कितनी अमाउंट होगी। तो
अगर हमें HCl की कैलकुलेट करना है Y2 इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे किसके इक्विवेलेंट से कंपेयर कर देंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, और वो हमारा कौन सा है बच्चों, H2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.5, मतलब ये है, तो NaCl इक्वल टू 0.5 इंटू 2 मीन्स 1 मोल, या हम अगर इसका वॉल्यूम में लेना चाहें कि लीटर में कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ HCl हो जाएगा 22.4 लीटर, क्योंकि एक मोल का जो वॉल्यूम होगा वो है 22.4 लीटर। तो इस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो यहाँ तक बात समझ गए बच्चों, क्लियर है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पर आप किसी भी रिएक्शन की प्योरिटी भी निकाल सकते हैं उसकी, ठीक है, और मोल्स निकाल सकते हैं, 50% डिकम्पोज मार्वल, और ये जो दुनिया भर के क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है। तो अमोनिया कितनी बनेगी, जैसे यही क्वेश्चन एक और बता दूं मैं करके, जैसे लिखा है 50 किलोग्राम, ठीक है बच्चों, क्या N2 एंड 10 किलोग्राम क्या यूज हुआ, H2 यूज्ड इन रिएक्शन, ठीक है, गिव अमोनिया NH3। तो इसमें है कि कैलकुलेट, ठीक है, मोल्स ऑफ फॉर्म्ड अमोनिया। समझ गए बच्चों कि आपको अमोनिया के मोल्स निकालना। तो पहले आपने रिएक्शन लिखी N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। यहाँ मोल्स ऑफ N2 अपॉन 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 अपॉन 3 इक्वल टू NH3/2। अब ध्यान रखें कि यहाँ पर ये रिलेशन तभी लगेगा जब हम इसमें क्या निकाल लें बच्चों, तो यहाँ पर पहले आप NN2 निकालोगे। समझ गए बच्चों। तो NN2 निकालेंगे तो आपके पास नाइट्रोजन कितना है, 50 किलोग्राम। 50 इंटू 10⁻³ अपॉन कितना कर दें, 28। तो देखो ये कितने मोल्स आ गए। ऐसे आप H2 के भी निकाल लो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पास, ये हो गया 50 अपॉन 28, है ना। तो ये आया 1.78 इंटू 10⁻³ NN2 अपॉन 1 इक्वल टू 1.78 इंटू 10⁻³। ये क्या हो गया बच्चों, इक्विवेलेंट, किसके, इक्विवेलेंट ऑफ N2। फिर हम आते हैं H2 के इक्विवेलेंट निकालें। तो इसका अमाउंट देखो कितने किलोग्राम है, 10। तो 10 इंटू 10⁻³ Y2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 5/3 इंटू 10⁻³ मीन्स 1.6, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा देखो आप, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/3, तो 1.66 इंटू 10⁻³। तो देखो इसके इक्विवेलेंट ये है, ठीक है। यहाँ पर 1.78 इक्विवेलेंट H2 के हैं और 1.66 ये हैं इक्विवेलेंट ऑफ H2। तो ध्यान रखें यहाँ पर H2 देखो 1.78 1.6, तो H2 इज क्या होगा बच्चों, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट। बस अब आप इसके इक्विवेलेंट, तो NH3 अपॉन 2 इक्वल टू 1.66, ठीक है, इंटू 10⁻³। यहाँ कर दिया आपने ऐसे 1.66 इंटू 10⁻³ तो NH3 इक्वल टू 2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻³। तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, कि इस तरह से आपने देखा कि इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3.33 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो ये इसका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा कि H2 के कितने मोल्स बनेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है आपका अच्छी तरह से। तो ये था हमारा आज का पार्ट जो कि मैंने लिमिटिंग रिएजेंट बताए। तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से करके देखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। 27 का आंसर क्या है, 3.3 इंटू 10⁻³। तो ये था हमारा आज का मैटर लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लो बच्चों, एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ गए ना।
तो ये था हमारा आज का मैटर। ओके, मैं एंड करता हूँ इसको।